डियर स्टूडेंट, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन असमपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5 जो थी हमारी इनवर्स मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी। 5.1 एक्सरसाइज हो गई थी। आज हम 5.2 एक्सरसाइज की थ्योरी करेंगे। तो इसकी थ्योरी में सारणी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। सारणी के अनुप्रयोग में पहला टॉपिक आता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक एरिया में दिए हुए हैं, ये कोई ट्रायंगल है, एबीसी त्रिभुज है और इसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमें दे रखे हैं। ये x1 y1, ये निर्देशांक x2 y2 और ये निर्देशांक x3 y3, टू कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो हमने इसका क्षेत्रफल पढ़ा था, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कक्षा 11 में पढ़ाया हमने 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमने कक्षा 11 में पढ़ाया। यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। अब ये जो फॉर्मूला है, इसी को यदि हम सारणिक के रूप में कन्वर्ट करें तो सारणिक की सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो सारणिक के रूप में ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 ये सारणिक के रूप में होता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। 1/2 सारणिक x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। यदि हम इसको विस्तार करें पहले स्तंभ के संगत तो ये जो विस्तार है यही हमें प्राप्त होगा। यानी इसको सारणी के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो सारणी की सहायता से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सारणी की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये फॉर्मूला होता है और ये जो फॉर्मूला बनाया है वो इसी से बनाया है। यदि हम इसका विस्तार करेंगे तो यही चीज है पहले स्तंभ के संगत। अब यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष के निर्देशांक आपको दे दिए हैं तो आप उसका क्षेत्रफल, ये जो सूत्र है इसका यूज करते हुए ज्ञात कर देंगे। ये सारणिक पड़ेगा, उसका विस्तार करके और उसका मान निकाल देंगे। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है, इसमें 3 बिंदुओं के समरेख होने की शर्त। 3 बिंदुओं के समरेख होने की शर्त। 3 बिंदुओं के समरेख होने की शर्त। 3 बिंदु समरेख का मतलब क्या है? 3 बिंदु समरेख का मतलब होता है कि एक ही रेखा में स्थित यदि कोई 3 बिंदु हैं तो वो समरेख कहलाते हैं। एक ही रेखा में स्थित सभी बिंदु समरेख कहलाते हैं। जो बिंदु एक ही लाइन में स्थित है वो समरेख कहलाते हैं। ठीक है, तो यदि 3 बिंदु समरेख हैं, ये कोई एबीसी 3 बिंदु हैं जिनके निर्देशांक हमने x1 y1, x2 y2 और x3 y3 ये ले लिए। यदि ये समरेख है तो इन 3 बिंदुओं से यदि हम त्रिभुज बनाना चाहें ना, त्रिभुज एबीसी, तो ये नहीं बनेगा क्योंकि ये समरेख है, एक ही रेखा में स्थित है और एक ही रेखा में स्थित है तो इनसे त्रिभुज नहीं बन सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि त्रिभुज इन बिंदुओं से बनने वाला जो त्रिभुज होगा नहीं बन सकता है। इसलिए बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। त्रिभुज नहीं बन सकता है इसलिए उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 0। और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमने पढ़ा है सारणी के रूप में 1/2
x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0। ये दो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये रिजल्ट हो जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तीन बिंदुओं के समरेख होने की कंडीशन होती है। तीन बिंदुओं के समरेख होने की शर्त होती है कि ये जो सारणिक है, इस सारणिक का मान 0 होगा। यदि तीन बिंदु समरेख है तो ये जो सारणिक है इसका मान 0 होगा। इसके बाद में आता है दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, तो उस रेखा का समीकरण जो दो बिंदुओं से गुजरती है। तो जैसे ये कोई बिंदु P और ये कोई बिंदु Q है। P बिंदु के निर्देशांक x1 y1 और Q बिंदु के निर्देशांक x2 y2। तो रेखा, दो बिंदुओं को यदि हम मिलाएंगे तो रेखा बन जाएगी हमारी। तो रेखा PQ का समीकरण कक्षा 11 में हमने पढ़ा है। रेखा PQ का समीकरण क्या सूत्र होता है? y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1। ये सूत्र पढ़ाया है हमने कक्षा 11 में। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण द्विमीय निर्देशांक ज्यामिति में हमने ये पढ़ा। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसका समीकरण ये सूत्र होता है। लेकिन हम यहाँ पे सारणिक की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो इसके ऊपर आपको एक बिंदु R लेना होगा जिसके निर्देशांक XY है। इस रेखा PQ पर कोई भी बिंदु हम R ले लेंगे जिसके निर्देशांक XY हैं, और ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में है तो इसलिए समरेख होंगे। तो समरेख वाली कंडीशन लगा देंगे। तो रेखा PQ का समीकरण आ जाएगा हमारा सारणिक की सहायता से। सारणिक x1 x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तीनों बिंदु समरेख है, तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो समरेख होने की कंडीशन से ये हो जाएगा रेखा PQ का समीकरण सारणी के रूप में ये होगा। जब आप इस सारणी का विस्तार करेंगे, खोलेंगे इसको, तो XY का एक घात का समीकरण आएगा। एक घात का समीकरण प्राप्त होगा जो रेखा का समीकरण ही होगा। और यहां से भी आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो इसी रेखा का समीकरण आएगा। वही XY का एक घात का समीकरण आएगा, यहां से दूसरी रेखा का समीकरण। तो इस प्रकार से आप सारणी की सहायता से भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो सारणी की सहायता से दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? सारणी x1 y1 1 x1 y1 1 x2 y2 1। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण सारणी की सहायता से। इसके बाद में आता है हमारा आगे रैखिक समीकरण निकाय। रैखिकी समीकरण निकाय। देखिए क्या होता है ये निकाय। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण तो आप जानते हैं जिसमें चर जो होते हैं उनकी घात एक होती है, लीनियर। रैखिक है तो उसमें जो चर वेरिएबल होंगे उस समीकरण के अंदर, उसकी जो पावर होगी वो एक होगी। समीकरण है तो इसका मतलब बराबर का चिन्ह आएगा। निकाय जिसमें दो या दो से अधिक समीकरण आती है वो निकाय बन जाता है। तो रैखिक समीकरण निकाय इस प्रकार की समीकरण है जो लीनियर रैखिक है और दो या दो से अधिक समीकरण होती है, तो रैखिक समीकरण निकाय हो गया।
इसके अंदर दो चरों वाली आती है, एक तो दो चरों वाली रेखिक समीकरण निकाय, एक तो दो चरों वाली रेखिक समीकरण निकाय होती है, जैसे 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 3, x माइनस y इज इक्वल टू 7। ये दो चर x और y दो चर, तो ये दो चरों वाली रेखिक समीकरण निकाय है। तो इस रेखिक समीकरण निकाय का हल जो है यहां हम पढ़ेंगे। तो दो चरों वाली रेखिक समीकरण निकाय और एक बनती है इसमें तीन चरों वाली रेखिक समीकरण, तीन चरों वाली रेखिक समीकरण निकाय, तीन चरों वाली रेखिक समीकरण निकाय, जैसे x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 7, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से ये तीन चरों वाली रेखिक समीकरण, तो उसमें तीन समीकरण होंगे तीन चरों वाली रेखिक समीकरण के अंदर। तो ये तीन चरों वाली रेखिक समीकरण निकाय है, ये दो चरों वाली रेखिक समीकरण निकाय है। तो अब इनका हल आप यहां पे पढ़ेंगे, तीन चरों वाली रेखिक समीकरण निकाय का हल। तो तीन चरों वाली रेखिक समीकरण निकाय और दो चरों वाली रेखिक समीकरण, तो इसका हल दो प्रकार से किया जाता है। एक तो होता है क्रेमर-ला, क्रेमर ने, और एक होता है व्युत्क्रम आव्यूह। व्युत्क्रम आव्यूह की सहायता से, एक तो ये जो समीकरण निकाय है रेखिक समीकरण निकाय, ये दो चरों वाली रेखिक समीकरण निकाय और तीन चरों वाली रेखिक समीकरण निकाय हम यहां पढ़ेंगे। इनका हल दो प्रकार से किया जाता है, एक तो क्रेमर नियम होता है और एक व्युत्क्रम आव्यूह की सहायता से होता है। तो देखिए क्रेमर नियम से किस प्रकार से करते हैं। तो दो चरों वाली समीकरण निकाय है तो क्रेमर नियम से ये बनता है x बटा डेल 1 इज इक्वल टू वाई बटा डेल 2 इज इक्वल टू 1 बटा डेल। ये डेल 1 डेल 2 डेल ये सारणिक है, डेल 1 सारणिक, x के जो पद हैं समीकरण के अंदर उनको छोड़कर y और अचर जो है इनसे जो सारणिक बनेगी वो डेल 1 सारणिक होगी। डेल 2 सारणिक y वाले जो पद है समीकरण में उसको छोड़कर x और अचर के जो गुणांक है उनसे जो सारणिक बनेगी वो डेल 2 होगी, और डेल सारणिक अचर वाले पदों को छोड़कर x और y के जो गुणांक है उनसे जो सारणिक बनेगी वो डेल। तो इसके आधार पे जब हम डेल 1 डेल 2 और डेल का मान निकाल लेंगे तो फिर यहां से x इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास डेल 1 अपॉन डेल, यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, और y इज इक्वल टू होता है हमारे पास डेल 2 अपॉन डेल। हमें यहां से x y की वैल्यू ज्ञात करनी थी, इस प्रकार से फिर हम x y की वैल्यू ज्ञात करते हैं। और यदि तीन चरों वाली समीकरण निकाय है तो क्रेमर नियम से क्या हो जाता है, तीन चरों वाली समीकरण निकाय है तो क्रेमर नियम से बन जाता है x बटा डेल 1 इज इक्वल टू वाई बटा डेल 2 इज इक्वल टू जेड बटा डेल 3 इज इक्वल टू 1 बटा डेल। यहां पे डेल 1 डेल 2 डेल 3 और डेल का जो मान है, डेल 1 का मान वही x वाले जो गुणांक है उनको छोड़कर y z और अचर से जो सारणिक बनेगी वो डेल 1 सारणिक होगी। x वाले जो गुणांक है उनको छोड़कर 3 गुणा 3 क्रम की सारणिक बनेगी। यहाँ 2 गुणा 2 क्रम की सारणिक बनती है, इसमें सभी 2 गुणा 2, यहाँ पे 3 गुणा 3 क्रम की सारणिक बनेगी। डेल 2 सारणिक y के जो गुणांक है उनको छोड़कर x z और अचर के जो गुणांक है उनसे जो सारणिक बनेगी वो डेल 2 सारणिक, डेल 3
जेड के जो गुणांक है, जेड बड़े जो पद है उनको छोड़कर एक्स वाई और अचर के जो गुणांक है उनसे जो सारणी बनेगी वो डेल थ्री सारणी को, और डेल सारणी एक्स वाई जेड के गुणांकों से मिलकर, इस प्रकार से हम डेल वन डेल टू डेल थ्री की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। फिर यहां से एक्स की वैल्यू आ जाती है, उसी प्रकार से डेल वन अपॉन डेल, यहां से फिर हम x की वैल्यू निकाल देते हैं। y इक्वल टू होगा डेल टू अपॉन डेल, और z इक्वल टू होगा डेल थ्री अपॉन डेल। इस प्रकार से हम x y z की वैल्यू ज्ञात कर देते हैं। तो इस प्रकार से क्रैनबर नियम से रैखिक समीकरण निकाल, चाहे वो 2 चरों वाली आपको दी हुई हो, चाहे वो 3 चरों वाली आपको दी हुई हो, उसको आप हल कर सकते हैं। इसके बाद में व्युत्क्रम अवयव से, तो इनवर्स मैट्रिक्स की सहायता से भी आप ज्ञात कर सकते हैं 2 चरों वाली रैखिक समीकरण निकाय को भी और 3 चरों वाली रैखिक समीकरण निकाय को भी। तो इसके लिए आपको व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना पड़ता है, और x इक्वल टू होता है आपके A इनवर्स बी अचर मैट्रिक्स है, इनवर्स हमने ज्ञात कर लिया। तो इसकी सहायता से हम व्युत्क्रम अवयव यानी ये जो मैट्रिक्स हमने बनाई है, गुणांकों की जो मैट्रिक्स होती है एक्स वाई 2 चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय, तो एक्स और वाई के गुणांकों से जो मैट्रिक्स बनती है उसका इनवर्स ज्ञात करना पड़ता है हमें। और 3 चरों वाली रैखिक समीकरण निकाय है, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी वो एक्स वाई जेड के गुणांकों से मिलकर बनेगी, और इसका क्या ज्ञात करना पड़ता है हमें, इनवर्स ज्ञात करना पड़ता है। फिर हम एक्स वाई जेड की वैल्यूज ज्ञात कर सकते हैं। तो व्युत्क्रम अवयव की सहायता से भी हम 2 चरों वाली रैखिक समीकरण निकाय को भी हल कर सकते हैं, और 3 चरों वाली रैखिक समीकरण निकाय को भी हल कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखिए आप। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष आपको ए शीर्ष दे रखा है। फर्स्ट एग्जांपल है इसका, एग्जांपल नंबर 1। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष ए शीर्ष दे दिया है 2 3, बी शीर्ष दे दिया है -5 4, और सी शीर्ष दे दिया है 4 3 है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जिसके शीर्ष आपको दे दिए। तो देखिए एक त्रिभुज, कच्चा त्रिभुज बनाएंगे आप एबीसी, शीर्ष हमें दे रखे 2 3 -5 4 और 4 3। तो देखिए आपने पढ़ाया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल सारणी की सहायता से कैसे ज्ञात करते हैं। क्या सूत्र होता है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये सूत्र त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल सारणी की सहायता से। अब आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है, तीनों शीर्ष आपको दे रखे हैं। तो ये ए शीर्ष है तो ये x1 y1 हो गया, ये बी शीर्ष है ये x2 y2 हो गया, और ये x3 y3 सी शीर्ष। वैल्यूज रख देंगे हम इसकी। तो 1/2 x1 की वैल्यूज 2, x2 की वैल्यूज -5 और x3 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यूज 3, y2 की वैल्यू 4 और y3 की वैल्यू 3 और 1 1 1। अब ये 3 गुणा 3 क्रम की सारणी का इसको खोल देंगे, पहली पंक्ति के संगत विस्तार कर देंगे। तो 1/2 बाहर आना, पहली पंक्ति के संगत विस्तार कर देंगे। तो 2 4 1 3 1 -3 -5 1 4 1 और +1 -5 4 4 3।
तो 1/2 सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 4 - 3 -3 -5 -4 और +1 -15 -16। क्या रिजल्ट हो गया? 1/2, ये 2 हो गया, यहां से -9 प्लस का 27 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 31 माइनस का 31। क्या रिजल्ट बच गया? तो रिजल्ट बच गया 1/2 -2, तो -1 आ गया। ठीक है, अब क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए मोड ले लेंगे और इसका रिजल्ट हो जाएगा 1 और बढ़ाएंगे मात्रा। तो ये जो हमें शीर्ष दिए हुए थे किसी ट्रायंगल के, तो इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल हो गया 1 वर्ग मात्रक। तो इस प्रकार से कोई भी त्रिभुज है, उसके शीर्ष यदि हमें दे रखे हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 2। नेक्स्ट एग्जांपल है, यदि बिंदु x - 2 5, 2 और 8 समरेख है तो x का मान ज्ञात करें। ये आपको 3 बिंदु दे दिए हैं, ये समरेख है, एक ही रेखा में स्थित है ये, तो x की वैल्यू ज्ञात करें। तो इन बिंदुओं को हम ABC ले लेते हैं। जैसे A बिंदु हो गया हमारा x - 2, B बिंदु हो गया 5, 2 और C बिंदु हो गया 8, 8। यदि बिंदु ABC समरेख है, तो बताया था आपको, यदि बिंदु समरेख है तो क्या होगा? सारणिक, 3 बिंदु के समरेख होने की शर्त बताई थी, तो सारणिक x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। यदि बिंदु ABC समरेख है तो सारणिक x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हमारा ये x1 y1, ये बिंदु, ये x2 y2 और ये x3 y3, क्या हो जाएगा रिजल्ट? सारणिक x1 का मान x है, x2 का मान 5 है और x3 का मान 8 है, y1 का मान -2 है, y2 का मान 2 है और y3 का मान 8 है। 1 1 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका पहली पंक्ति के संगत 3 गुणा 3 क्रम की सारणी है, पहली पंक्ति के संगत इसका विस्तार कर देंगे। तो x 2 1 8 प्लस 2 5 1 8 प्लस 1 5 2 8 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2 - 8 प्लस 2 5 - 8 प्लस 1 40 इज इक्वल टू 40 - 100। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, माइनस का 6x माइनस का 6 और ये हो गया आपका 24 प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। तो -6x प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। तो 6x इज इक्वल 18 हो गया, तो x इज इक्वल टू 3।
ये x का मान और x का मान ही आपको सिद्ध करें। एग्जाम्पल नंबर 3, सिद्ध करें कि एक बिंदु दे रखा है BC, A इंटू बी प्लस सी, CA B इंटू सी प्लस ए, AB C इंटू A प्लस बी संरेख है। हमें ये सिद्ध करना है, 3 बिंदु दिए हुए हैं, ये संरेख है। तो इन बिंदुओं को हम ABC ले लेते हैं। तो बिंदु A ले लिया हमने, BC A B प्लस सी, ये बिंदु ले लिया हमने CA B C प्लस ए, और C बिंदु ले लिया हमने AB C A प्लस बी। यदि बिंदु ABC संरेख है, ये इनको हमें संरेख सिद्ध करना है, संरेख है तो इन बिंदुओं ABC से जो त्रिभुज बनेगा, तो त्रिभुज ABC, बिंदु ABC से जो त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 होगा। तो अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 मान रखेंगे इसमें 1/2। यहाँ पे x1 का मान ये है, ये y1 का मान, ये x2 का मान है, ये y2 का मान है, ये x3 का मान है, ये y3 का मान है। तो x1 का मान BC, x2 का मान CA, x3 का मान AB, y1 का मान A इंटू बी प्लस सी, B इंटू A प्लस सी, y2 का मान, और C इंटू A प्लस बी 1/1। अब देखिए इसकी वैल्यू जब निकाल रहे हैं, तो ये जो सारणी है इसको हम आगे लिख सकते हैं 1/2 BC AC AB। ये A मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AB प्लस AC, B को मल्टीप्लाई करेंगे तो AB प्लस BC, और C को मल्टीप्लाई करेंगे तो AC प्लस BC 1/1। अब देखिए हम यहां संक्रिया लगाना चाह रहे हैं, ये आपका C1 कॉलम और C2 कॉलम में क्या संक्रिया लगा रहे हैं, C1 के स्थान पर संक्रिया लगा रहे हैं C1 प्लस C2, C1 और C2 को जोड़ रहे हैं। तो ये संक्रिया लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, ये बन जाएगा हमारा AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, ये भी हमारा यही बन जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, ये भी हमारा यही बन जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस AC और AB प्लस BC। दूसरा जो इसका में वो ऐसे कैसे AC प्लस BC 1/1। देखो ये जो चीज है पहले इस स्तंभ में से कॉमन आ रही है, तो कॉमन ले सकते हैं हम इसमें। तो 1/2 क्या कॉमन ले रहे हैं, AB प्लस BC प्लस AC, ये कॉमन ले लिया, क्या बच गया 1/1। दूसरा स्तंभ ऐसे कैसे AB प्लस AC और AB प्लस BC और AC प्लस BC 1/1। देखिए आपने पढ़ा था कि सारणी की कोई भी दो स्तंभ यदि बराबर होते हैं तो सारणी का मान 0 होता है। तो ये जो सारणी है इसका मान 0 हो गया, तो 1/2 AB प्लस BC प्लस AC गुणा 0, तो रिजल्ट क्या होगा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, ये 0 आ गया। इसलिए आप कह सकते हैं कि बिंदु ABC संरेख होंगे, क्योंकि इनसे त्रिभुज बनता ही नहीं है, इसका क्षेत्रफल 0 आ रहा है। अतः बिंदु ABC संरेख एक ही रेखा में स्थित है।
ये चीज आपको सिद्ध करनी। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। यदि बिंदु ए, एक बिंदु ए दे रखा है, 4 3 बिंदु बी दे रखा है -5 2 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। पहले तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। फिर कहते हैं के का मान भी ज्ञात करें। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 2 वर्ग इकाई है तो, और जहां सी जो है शीर्ष वो दे रखा है के थी। तो देखिए कर रहे हैं, तो बिंदु ए 4 3 व बी -5 2 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण पढ़ा था हमने सूत्र। क्या होता है? दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण का सूत्र होता है x1 y1 1 और x2 y2 1। ये इज इक्वल टू 0। सारणिक के रूप में दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण का सूत्र ये होता है। तो यहां पे हमारे पास x1 y1, ये तो बिंदु ए दे रखा है, ये तो x1 y1 और ये दूसरा बिंदु x2। तो x1 का मान कितना है 4 और y1 का मान कितना है 3 1। x2 का मान कितना है -5 और y2 का मान कितना है 2 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका पहली पंक्ति के संगत विस्तार कर देंगे, खोल देंगे इसको। x 3 1 2 1 -y 4 1 -5 1 और +1 4 3 -5 2 इज इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट हो गया हमारा 3 -2 -y 4 +5 और +1 8 +15 इज इक्वल टू। तो ये हो जाएगा x - 9y और प्लस का 23 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण हो गया ए और बी को मिलाने वाली रेखा। xy का एक घात का समीकरण एक रेखा को ही निरूपित करता है। तो दो बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर दिया। फिर कहते हैं के का मान भी ज्ञात करें। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 2 वर्ग इकाई दे रखा है। तो ये है आपका त्रिभुज एबीसी ए बी सी। ए शीर्ष हमें दे रखा है 4 3, बी शीर्ष दे रखा है -5 2, सी शीर्ष दे दिया है k0। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 2 वर्ग इकाई दे रखा है। तो हम निकाल सकते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हुए हैं तो उसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। सारणी की सहायता से क्या सूत्र होता है? x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये सूत्र मान रखो इसमें। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 सारणी। x1 का मान कितना है? ये x1 का मान y1, x1 का मान 4, x2 का मान कितना है -5 और x3 का मान कितना है k, y1 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है 2 और y3 का मान कितना है 0 1 1। ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया। प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 2 वर्ग इकाई है और ये भी हमने त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ही निकाला, तो इसलिए बराबर होंगे दोनों। तो 1/2 सारणिक 4 3 1 -5 2 1 k0 1 इज इक्वल टू +-2 ले सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल -2 लेंगे तो भी +2 ही होगा। तो ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा। और इस सारणी को हम खोल देंगे पहली पंक्ति के साथ। तो 4 2 1 0 1 -3 -5 1 k 1 और +1
-5 2 k इज इक्वल टू +-4। तो ये रिजल्ट हो गया आपका 2 - 0 -3 -5 -3 और +1 0 -2k बराबर +-4। तो ये हो जाएगा 8 प्लस का 15 और प्लस का 3k माइनस का 2k बराबर +-4। 23 हो जाएगा ये, यहाँ k बच जाएगा। तो 23 प्लस k इज इक्वल टू +-4। एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे तो 23 प्लस k इज इक्वल टू 4। तो यहां से k का मान कितना आ गया 4 - 23 यानी माइनस का 19। एक तो k का मान आ गया। एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे 23 प्लस k बराबर -4। यहां से k का मान कितना आ जाएगा -4 और -23 यानी माइनस का 27। एक k का मान ज्ञात करना, तो हमें k का मान ज्ञात करना था जो हमने ज्ञात कर दिया। धन्यवाद।